हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। बच्चों, जैसे कि आपको पता है मेरा 1K सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड प्यार। आपका सपोर्ट मुझे आगे भी चाहिए, प्लीज़ सपोर्ट मी और इस तरीके से प्यार आप देते रहना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आज का मैटर ऑफ डिस्कशन के बारे में बात करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर्स। ये आपका HS फर्स्ट ईयर का 11 जो है इसका चैप्टर 4 है, मोशन इन ए प्लेन। वहाँ से ये वाला टॉपिक से हम कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो कि आपका नीट और JEE के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वैसे मैं ये बता देता हूँ कि मोशन इन ए प्लेन जो है इसका सारा वीडियोस लगभग बन चुका है, आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल ही जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और बहुत न्यूमेरिकल्स भी मैंने वहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो आज कुछ एंट्रेंस बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। मान लो एक इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है कि P डॉट क्यू इक्वल टू पी क्यू। अगर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि P डॉट क्यू इक्वल टू पी क्यू, देन फाइंड द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम मैंने चूज किया। आप खुद से कर सकते हो तो कर लो, पहले कर पा रहे हो? बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। देखो P डॉट क्यू, अगर P डॉट क्यू को आप डॉट प्रोडक्ट में लिखते हो तो क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ P मैग्नीट्यूड ऑफ Q इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन P एंड Q और इक्वल टू वो तो पी क्यू गिवन है। P मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ P और Q मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ Q गिवन है। यहाँ से देखो ये तो कट गया, तो आपके पास रहा क्या? कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 मतलब क्या हुआ? कॉस 0 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो दिस इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। आई होप आप खुद से भी कर पा रहे थे। ठीक है, तो चलो आज का सेकेंड प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो आपके पास एक वेक्टर है A वेक्टर जो कि है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन A वेक्टर, ठीक है, एंड द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड द यूनिट वेक्टर along x एक्सिस। तो थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो क्या गिवन है? A वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये आपको गिवन है। आपको क्या बताना है कि आपको एक एंगल फाइंड आउट करना है। किस किस के बीच में एंगल है? A के बीच में और एंड द यूनिट वेक्टर along x एक्सिस। अब बताओ यूनिट वेक्टर along x एक्सिस क्या होता है? अगर इसका थ्योरी आप पढ़ चुके हो या फिर मेरे प्लेलिस्ट से आप देख चुके हो, तो यहाँ पे देखो, मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस है। तो आपको पता है कि x एक्सिस का यूनिट वेक्टर को हम i कैप, y का यूनिट वेक्टर को हम j कैप और ये k कैप। ये तीनों स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, हर एक किताब में आपको यही मिलेगा, i, j, k। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। मतलब आपसे पूछा गया कि a वेक्टर और i कैप जो है इसके बीच में एंगल कितना है। तो हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन कुछ ऐसा होगा, आप ये कर लो, A वेक्टर डॉट i कैप, ये निकाल लेते हैं। तो ये कितना होगा? ये होगा A डॉट B मतलब AB cos थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ I मतलब 1 हो गया, इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन A एंड i कैप। तो यही तो पूछा हमसे कि एंगल बिटवीन A एंड द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, मतलब A एंड ये जो थीटा है वह यही तो है, इसी को निकालना है। तो अब देखो A वेक्टर क्या है? तो A वेक्टर है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, डॉट इसको किससे करना है? i कैप। अब A क्या हो गया? A तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ A। कैसे निकालोगे? रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 1 1, तीनों का कोफिशिएंट 1 ही है। ठीक है, इंटू इसको रफ कर देते हैं, इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे इसको इस साइड में लिख लूँ पहले, ये 1 1 1 मतलब रूट 3 हो गया, ये कॉस थीटा। ठीक है, और इस साइड पे i डॉट i मतलब 1, बाकी तो कुछ होगा नहीं, आपको पता है i डॉट j 0, i डॉट k 0 होता है, k डॉट i। ठीक है, तो कॉस थीटा हो गया 1 बाई रूट 3। दैट इम्प्लाइज आपको बोला एंगल निकालो, तो थीटा निकाल लो आप।
cos इनवर्स ऑफ 1/√3। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था, बस इस चीज़ को आपको समझना था। एंड द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वो आई कैप होता है। हम डॉट प्रोडक्ट के सहारे से इसको निकाल लिया हमने। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, और मान लो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, इसको ड्रॉ करके मैं समझाना चाहता हूं कि मान लो ये बी वेक्टर है और ये आपका ए वेक्टर है और ये एंगल थीटा है। ठीक है, अगर आप ये जानना चाहते हो व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी, मतलब यहाँ पे लिखूं कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो अगर आप ये जानना चाहते हो व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, तो देखो अगर ए वेक्टर इस तरीके से इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा, तो अगर आप वेक्टर को रिजॉल्व करना जानते हो तो सिंपल सी बात है, ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा ए कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट होता है ए साइन थीटा। ठीक है, ये मैंने वैसे इसका थ्योरी भी मैं पढ़ा चुका हूँ, वीडियो में आपको मिल ही जाएगा, मैंने पहले ही बता दिया, प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना। वैसे आई होप कि आप भी जानते हो ये। तो ये ए वेक्टर है तो इसका ये वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होता है, ये वाला साइन थीटा। ठीक है, अब पूछा क्या कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग वी, तो अलोंग वी जो है उसमें ए का कौन सा कंपोनेंट हो रहा है, ए कॉस थीटा, तो इसका मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, इसका आंसर क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो अगर ए कॉस थीटा है तो हम इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, मान लो अगर मैं कहता हूं कि ए डॉट बी, अगर मैं ये लिखना चाहता हूं यहाँ पे क्या लिखूं, तो ये ए बी कॉस थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ए कॉस थीटा लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि बी के अलोंग जो ए का कंपोनेंट है वो तो ए कॉस थीटा है, वही तो है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप कॉस थीटा निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए बी। ये ए जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहाँ पे भी ए जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए है। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ए डॉट बी बाई ए बी, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए बी। अब ए जो मैग्नीट्यूड है वो तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई बी। बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, कहीं पे आप इस तरीके से भी देखोगे कि इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मैं वैसे ही कहीं पे भी मॉड मैंने नहीं दिया, ऐसे ही लिख रहा हूँ, तो आप ये समझ लो कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, यहाँ पे भी मैंने मॉड ऐसे करके नहीं लिखा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। मतलब अब मुझे अब ये बताओ, ये ए वेक्टर और ये क्या है, ये क्या है बताओ, चलो मैं बता देता हूं। अगर बी वेक्टर को आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बी से लिखोगे तो ये इक्वेशन करेक्ट नहीं होता है ना। तो इसको कैसे लिखें, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी लिख दिया तो डायरेक्शन क्या लिखोगे, मान लो बी कैप से लिख रहे हो। बी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है जो कि बी वेक्टर का डायरेक्शन दे रहा है, तो इस हिसाब से बी कैप, ठीक है, वो क्या होगा, बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मतलब बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी कैप, एक यूनिट वेक्टर से। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर मैंने पढ़ाया है, इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है ना। तो देखो अल्टीमेटली प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके एक फॉर्मूला बना लेते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये फॉर्मूला आया कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर कितना है, ए वेक्टर डॉट बी कैप। ठीक है, समझ आ रहा है ना, सिंपल सा कैलकुलेशन था। तो चलो अब इसके बेसिस पे एक प्रॉब्लम भी कर लेते हैं। तो चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है, मैंने लिख दिया। ठीक है, तो देख लो,
आपके पास क्या है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू दिस एंड बी वेक्टर इक्वल टू दैट, देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो कैसे करना है, अब तो आप कर ही पाओगे, जल्दी से कर लो। सोल्यूशन क्या होगा इसका, सिंपल प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर मतलब क्या होगा, आपको ए वेक्टर डॉट बी कैप निकालना है ना, इससे हो जाएगा। तो ए वेक्टर क्या है लिख लेता हूं, आप भी कर लो जल्दी जल्दी, खुद से कर लो, फिर आंसर चेक कर लेना मेरे से, पॉज करके आप करते रहो। बी वेक्टर मतलब सॉरी बी कैप मतलब बी वेक्टर बाई बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप है ना। बी वेक्टर हमारे पास गिवन है, डॉट ये है हो गया आपका माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, -1 स्क्वायर मतलब तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 3 स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। -1 लिखोगे तो प्लस ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे करता हूँ, देखो i डॉट i 1 होगा, j डॉट j 1 होगा, k डॉट k 1 होगा, बाकी तो सारा 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट है ना। तो ये प्लस माइनस ये -2 हो गया आपका, प्लस प्लस तो ये 9 हो गया आपका, माइनस प्लस ये -4 हो गया। अब डिवाइडेड बाई कितना है, इसको डिवाइडेड बाई है ये 9, ये 16 10 मतलब 26 रूट ओवर 26, तो कितना हो गया आपके पास, ये 6 हो गया, प्लस 9 मतलब 3 बाई रूट ओवर 26। दिस इज द आंसर। अगर आप खुद से कर रहे हो तो चेक कर लो, ये मिला, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत इजी प्रॉब्लम था। देखो इस प्रॉब्लम को अगर करना था तो इससे पहले मैंने एक थ्योरी आपको दिखाया, वो इम्पोर्टेंट था, वो अगर आप समझ रहे हो तो ये इजीली हो जाएगा, है ना। इसलिए मैंने ये वाला प्रॉब्लम करने से पहले मतलब वो थ्योरी करवा दी कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, तो कैसे करोगे। तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ए वेक्टर डॉट बी कैप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मान लो a प्लस बी प्लस सी ये 3 वेक्टर्स है और जिसका सम अगर आप कर रहे हो तो इसका आंसर 0 निकलता है, मतलब दैट इज गिवन टू यू। और a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 यूनिट है, b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 यूनिट है एंड c वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 7 यूनिट है, ठीक है। तो व्हाट इज गिवन टू यू, देखो a b c जो है 3 डिफरेंट वेक्टर्स है, अगर आप ये तीनों को वेक्टरिकली सम करते हो तो आंसर 0 होता है। अब दे रखा है कि a b और c जो मैग्नीट्यूड्स ऑफ a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर है वो 3 5 एंड 7 है। आपको बताना है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, ठीक है। कर सकते हो तो करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आप मान लो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में थीटा एंगल है, लेट अस कंसीडर कि थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। करो, कितना होगा थीटा बताना मुझे। तो देखो इसको कैसे करें, तो जैसे कि ये आपको गिवन है ना, तो इसको लिखते हैं कि हमें पता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 है। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होगा वो माइनस सी वेक्टर होगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ही करता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, तो इस साइड में लिखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर रहा हूं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब माइनस सी वेक्टर और इसके साथ में डॉट माइनस फिर से सी वेक्टर, समझ में आ रहा है ना। अब अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों करना है, तो ऐसा इसलिए करना है कि ए डॉट बी यहाँ से ही आएगा और a डॉट बी जब आएगा तो हम ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं और वो जो थीटा होगा वही तो एंगल बिटवीन a एंड b होगा। और बाय द वे मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ भी है ना, तो इससे
आसानी से कर पाएंगे हम। चलो, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको रब कर देते हैं, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। तो दैट इम्प्लाइज, यहाँ पे देखो इसको कैसे करना है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये आ गया ना, ठीक है, प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, मतलब ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसे लिखो, ऐसे है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसे करके नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर मतलब सी स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम ही तो डायरेक्शन रहेगा, सी का डायरेक्शन यहाँ पे जो है, सी का डायरेक्शन यहाँ पे भी वही है, जैसे कि आई डॉट आई 1 होता है, ये तो यूनिट वेक्टर नहीं है, 1 नहीं होगा, तो ये तो सी स्क्वायर होगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से ये क्या होगा, ये ए स्क्वायर होगा, इसका क्या करना है, ये तो ए बी कॉस थीटा। देखो अगर आप डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए डॉट बी जो होता है वो बी डॉट ए इक्वल होता है, ठीक है ना, स्केलर होगा ना, डॉट प्रोडक्ट जो आंसर आएगा वो तो स्केलर होगा, इसलिए ए डॉट बी इक्वल टू बी ए बी कॉस थीटा, इसका भी ए बी कॉस थीटा ही होगा। तो देखो यहाँ पे ए डॉट बी है, इसका आंसर ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए इसका आंसर भी ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख दूं या फिर 2 लगा दूं, चलो 2 कर देते हैं, बता दिया ना, प्लस बी डॉट बी, इसका क्या होगा बी स्क्वायर, और ये तो सी स्क्वायर है ही है, मतलब ये एक स्क्वायर है, ए का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर है, ये ए का मैग्नीट्यूड ये बी है, ये बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ये सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, सारा तो हमें दे रखा है, तो इसको पुट करने से ऑटोमेटिकली आंसर आ ही जाएगा। तो ये क्या लिखूं, 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5, ये कॉस थीटा प्लस 5 स्क्वायर मतलब 25, और ये 7 स्क्वायर मतलब 49। अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, हो ही जाएगा, कर लो। ये आपका हो गया, इसको लिख लो 2 इंटू 3 इंटू 5, ऐसे लिख दूं, यहाँ पे 49 और ये 25, 9 मतलब 34, तो माइनस 34, तो ये कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये 5 ये 1, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 ये 15, ये 15 चला गया, तो यहाँ पे आपका हाफ हो जाएगा, है ना। तो कॉस थीटा इक्वल टू हाफ आ रहा है, मतलब कॉस कितना डिग्री होगा, कॉस 60, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो गया आंसर आपका। रब कर दूं इसको, आप बैक करके लिख सकते हो, पॉज करके लिख सकते हो, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमसे जो पूछा गया था व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उस कंडीशन में जो कि गिवन था, तो उस कंडीशन को हम अप्लाई करते हुए हमारा आंसर निकला 60 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बोलना। और एक बात मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट अगर ये वीडियो देख रहे हो, प्लेलिस्ट का वीडियो नहीं देख के, तो शायद आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्योंकि आप समझ रहे, शायद आप ये समझ ना पाओ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्यों लिखा मैंने। वैसे मैंने रीज़न बता दिया, फिर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कैसे ए स्क्वायर लिख दिया, ये सारा थ्योरी जो है मैंने बता दिया मैंने वीडियो पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक वेक्टर है पी वेक्टर और दूसरा वेक्टर है क्यू वेक्टर, और उसका जो रिजल्टेंट है वो है आर वेक्टर, ठीक है। तो पी क्यू दो वेक्टर है, इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो है वो आर वेक्टर है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बता रहा है कि जब आप P का जो मैग्नीट्यूड है वो डबल कर रहे हो, सॉरी Q का जो मैग्नीट्यूड है वो डबल कर रहे हो, तब जो नया रिजल्टेंट होगा, P और Q जब रहा तब रिजल्टेंट R था। अब Q का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड उसको आपने डबल कर दिया तो रिजल्टेंट R नहीं रहेगा, कोई दूसरा रिजल्टेंट रहेगा, मान लो R1 हो गया। तो देखा गया जब Q का मैग्नीट्यूड आपने डबल कर दी, तब जो रिजल्टेंट हुआ वो परपेंडिकुलर टू P वेक्टर हो गया, ठीक है।
तो आपको बताना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, इसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं। आपके पास दो वेक्टर है P एंड Q और उसका रिजल्टेंट है R वेक्टर। अब नेक्स्ट क्या हुआ, जो Q है उसका मैग्नीट्यूड आपने डबल कर दी, तो इस वजह से इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट हुआ वो R अब नहीं रहा, कुछ और हुआ, मान लो R1 हो गया इसका रिजल्टेंट। देखा गया कि ये जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर टू P हो गया। अब आपको बताना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ R। आई होप अब तक तो क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। पॉज करके करो खुद से, अगर कर पा रहे हो तो करो, जल्दी करो। चलो मैं बताता हूं कैसे करना है, वैसे आप अगर कर पा रहे हो ना तो वेरी गुड। तो देखो इसमें बताया गया इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, तो सिंपल सी बात है कि R वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, ये तो हमें पता है, तो वेक्टर एडिशन रूल फॉलो करेगा ऑब्वियसली, है ना। इस हिसाब से अगर R का मैग्नीट्यूड हमें चाहिए तो इसका आंसर क्या होगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ cos थीटा। ठीक है, चलो अब देखो, अब जो नया वेक्टर है, मान लो ये R1 वेक्टर है, ठीक है, तो R1 वेक्टर को कैसे लिखें, वेक्टर एडिशन रूल अगर फॉलो कर रहा होगा तो ये P वेक्टर प्लस ट्वाइस Q वेक्टर होगा, है ना, समझ रहे हो, क्लियर है। अब देखो, अब हमें जो बताया गया वो ये है कि R1 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू P वेक्टर। अगर ऐसा होता है तो आपको पता है कि अगर A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर देन देयर डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0। क्यों क्यों, क्योंकि AB cos 90 तो 0 होता है। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यह बताया गया कि R1 वेक्टर डॉट P वेक्टर इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0, है ना। चलो अब देखो R1 वेक्टर कितना है, तो ये है P वेक्टर प्लस ट्वाइस Q वेक्टर, इसके साथ डॉट क्या लिखूं, P वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू कितना लिखूं, 0। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, बोला क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपका एक इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। चलो इसका नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कहीं पे लिखता हूँ, चलो जल्दी से। तो इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिखूँ, ये तो निकालना है, इसी को निकालना है ना, इसी को निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ R यही है मतलब, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप देखो, अब आप बताओ, पिछले वाला प्रॉब्लम भी कर चुके हो, P वेक्टर डॉट P वेक्टर मतलब ये क्या होगा, ये तो P स्क्वायर होगा, है ना, P डॉट V सेम डायरेक्शन होगा, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड P स्क्वायर प्लस ये होगा 2Q वेक्टर डॉट P वेक्टर इक्वल टू 0। अब ये क्या लिखूं, इसको ऐसे कर देता हूं, इसका कंटिन्यूशन है, पता ही चल रहा है आपको, P स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखूं, 2PQ cos थीटा, मतलब थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड Q, है ना। यहाँ पे भी जो थीटा लिखा वही तो P एंड Q का ही एंगल है, दूसरा कोई एंगल तो नहीं है, ये वाला एंगल तो सेम ही है P और Q के बीच का, ठीक है, इक्वल टू 0। इस हिसाब से P स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2PQ cos थीटा। अब एक काम करते हैं, इससे cos थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं और ये cos थीटा यहाँ पे पुट कर देंगे। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो R का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। कर लो, मैंने बता दिया, कर लो खुद से, फिर चेक कर लेना मेरे से आंसर। तो नेक्स्ट क्या होगा, देखो यहाँ पे P स्क्वायर है, यहाँ पे P है, एक P तो कट जाएगा, तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा यहाँ पे एक P बचा, माइनस साइन है, और यहाँ पे 2Q, ये 2Q से आपको डिवाइड करना है ना, एक P यहाँ पे P स्क्वायर है, एक P बच गया, तो ये cos थीटा इक्वल टू माइनस P बाई ट्वाइस को यहाँ पे पुट करना है मुझे, बस बाकी आंसर निकल ही जाएगा। कर लेते हैं, जल्दी से करो। तो cos थीटा का वैल्यू माइनस P बाई ट्वाइस Q, तो देयरफॉर R वेक्टर इक्वल टू रूट ओवर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू, अगर ऐसे इंटू दूंगा फिर आप कहोगे सर आप क्रॉस प्रोडक्ट लिख रहे हो क्या, ऐसे नहीं देता हूँ, है ना, वेक्टर है ये। चलो यहाँ पे माइनस क्या लिखूँ, P बाई ट्वाइस Q, तो माइनस P बाई ट्वाइस Q।
अब देखो 2q यहाँ पे है और ये कट गया। नेक्स्ट देखो क्या हो रहा है, ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस, और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, ये एक p और ये एक p, ये हो गया p स्क्वायर, फिर ये भी कट गया अंडर रूट q स्क्वायर मतलब q। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ r? इस कंडीशन में जो कंडीशन हमें बोला गया इस प्रॉब्लम में, वो कंडीशन अगर हम देखते हैं अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो इसके बाद r का मैग्नीट्यूड q होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं अभी। हाँ, तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अगर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड जो है वो √3 a डॉट b होता है, देन a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि a क्रॉस b जो है इसका मैग्नीट्यूड अगर √3 ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर होता है, देन a वेक्टर प्लस b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा। ठीक है, अगर आप कर पा रहे हो तो जल्दी से करो, आंसर बताओ। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ करना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें गिवन है उसी को लिख लेते हैं कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3 a वेक्टर डॉट b वेक्टर ये बताया गया। तो यहाँ पे हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो a वेक्टर और b वेक्टर का बीच का जो एंगल है वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि थीटा है। तो इसको एज्यूम करने से होगा क्या कि हमें पता है a क्रॉस b जो होता है उसका आंसर होता है a b साइन थीटा n कैप, यूनिट वेक्टर एक होगा। बट यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड दे दिया, तो यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर को नहीं लेने वाले हैं। तो क्या होगा आंसर इसका? सिंपली a b साइन थीटा। अब इसका ये तो √3 है, a डॉट b मतलब a b कॉस थीटा। फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ कि a जो है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर होता है, b जो यहाँ पे लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। ठीक है, तो ये कट गया, आपके पास रहा साइन थीटा, इसको नीचे लाओ, बाई कॉस थीटा इक्वल टू √3 मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब टेन थीटा इक्वल टू √3। टेन थीटा इक्वल टू √3 मतलब कितना डिग्री होगा? 1060। तो लिखो 10 ऑफ 60, साइन 60 मतलब √3/2, हाँ 1060 होगा। थीटा इक्वल टू कितना निकल गया? जो हमने एज्यूम किया हुआ है वो निकल गया 60 डिग्री। अब आप कहोगे सर हमें तो थीटा नहीं पूछा, हमें इस प्रॉब्लम में नहीं पूछा। ज़रूर नहीं पूछा, ये क्वेश्चन हो सकता था कि इस कंडीशन में बताओ, इस कंडीशन में बताओ कि थीटा कितना है। ठीक है, बट हमसे पूछा कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो चलो हमें जो पूछा गया वो करते हैं। अभी हमें पता चला कि a और b का बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे हम। इससे पहले वाला प्रॉब्लम भी कर चुके हैं, उसी तरीके से करेंगे। इसको ना हम स्क्वायर कर देते हैं। अगर इसको स्क्वायर करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर, है ना। अरे अभी तो आपने लिखा था a वेक्टर डॉट a वेक्टर मतलब a स्क्वायर मतलब a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब ये वाला वेक्टर डॉट ये वाला वेक्टर। इसका पिछला जो प्रॉब्लम है, लास्ट दो प्रॉब्लम ऐसे ही करवाया है ना, तो उसी का तो एप्लीकेशन कर रहे हैं। बाकी इसको स्क्वायर किया ना तो बाकी लास्ट में अंडर रूट कर देंगे जो भी आंसर होगा। तो देखो अब क्या होगा, a वेक्टर डॉट a वेक्टर मतलब अब तो आप समझ चुके हो ये a स्क्वायर होगा प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर। अब आपको पता है कि a डॉट b इक्वल टू b डॉट a स्केलर प्रोडक्ट है ना। तो यहाँ पे बार बार ना लिख के मैं 2 लिख ही देता हूँ। फिर v वेक्टर डॉट b वेक्टर मतलब सिंपली b स्क्वायर। अब तो कुछ नहीं करना, a स्क्वायर इसको ऐसे लिख देते हैं b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन a एंड b, जो कि हमने पहले निकाल लिया कितना 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख देते हैं। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस 60 कितना हो गया, हाफ। ये 2 कैंसिल हो गया। तो दैट इम्प्लाइज ऐसे लिखते हैं a प्लस प्लस
ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकला कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये ए बी, है ना, 2 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। अब बताओ आपका आंसर आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो वेक्टर्स एक ऐसा टॉपिक है आपका जहां से एक ना एक प्रॉब्लम पूछ ही लेता है। तो देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारा प्रॉब्लम करवाया आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको थ्योरी इसके बारे में जानना है वेक्टर के बारे में, तो इसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट में आपको मोशन इन ए प्लेन का लगभग सारा वीडियो मिल जाएगा। आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो तो मतलब आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, इसका मतलब आपका जो थ्योरी है उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। विदाउट हैविंग एनी कॉन्सेप्ट ऑन द थ्योरी ऑफ वेक्टर्स आप ये वीडियो मत देखना, ठीक है। ये मेरा सजेशन है आपका और पर्सनल रिक्वेस्ट भी है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर बनाएंगे और इसका भी कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मैंने बता दिया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आपका सपोर्ट और प्यार के लिए, जिसकी वजह से मेरा 1K सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है। आपका सपोर्ट और चाहिए। जो वीडियो पे मतलब मेरे चैनल पे नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब करो, अगर आप नए हो तो आपका सपोर्ट की ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।